हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 को ध्यान में रखकर तैयार की गई आयोग या कमीशन से संबंधित पुस्तक में से संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग से। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों, यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं कि यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तब आपको आंसर करना होगा अनुच्छेद 315। एवं यूपीएससी किस प्रकार की संस्था है, तब आपको आंसर करना होगा संवैधानिक संस्था। दोस्तों, यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। दोस्तों, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी की संरचना में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। यदि हम यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो वह है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोज बारकर। दोस्तों, एक बार हम सारे तथ्यों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी का प्रावधान है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई। दोस्तों, यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी की संरचना की यदि हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी हैं एवं प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की। दोस्तों, संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाना। दोस्तों, हम जानते हैं यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आयोजित करवाता है, सीडीएस आयोजित करवाता है, ईपीएफओ आदि जैसे एग्जाम संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं में नियुक्ति करवाने के लिए करवाता है। दोस्तों, साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती का कार्य भी यूपीएससी करता है। इसके अलावा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारी की नियुक्ति करने का कार्य भी यूपीएससी का ही है। विशेष तथ्यों की यदि हम बात करें तो दोस्तों, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा अर्थात ऑल इंडिया सर्विस का जनक कहा जाता है। दोस्तों, सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई और दोस्तों, इलाहाबाद में 1922 में पहली बार यह परीक्षा आयोजित की गई थी। दोस्तों, नई अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ या सृजन करने की पहल राज्यसभा करती है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो कि हैं आईएएस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोस्तों, हिंदी में इनको क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा कहा जाता है।
तो दोस्तों हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं यूपीएससी के कार्यों की। दोस्तों संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए यूपीएससी विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे यूपीएससी सीएसई अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीडीएस अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यूपीएससी ईपीएफओ आदि जैसे एग्जाम यूपीएससी संघ में सेवाओं की नियुक्ति के लिए आयोजित करता है। दोस्तों यूपीएससी साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती भी करता है। इसके अलावा पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति करने का कार्य भी यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने कवर किए उनको हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू सरदार पटेल को हम अखिल भारतीय सेवा का जनक कहते हैं। दोस्तों सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई, जो कि सन 1922 में आयोजित की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ करने की पहल राज्यसभा करती है। दोस्तों यह राज्यसभा का विशेष अधिकार है, यह शक्ति लोकसभा के पास नहीं होती। दोस्तों वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आईएएस अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा, और आईएफओएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अर्थात भारतीय वन सेवा। दोस्तों अभी तक हमने यूपीएससी के बारे में एक ओवरव्यू जाना। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि, परिचय, नियुक्ति एवं कार्यकाल, संरचना एवं गठन, वेतन व सेवा शर्तें, त्यागपत्र एवं पद से निष्कासन, प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट, कार्य, अखिल भारतीय सेवाओं की, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं की एवं इनसे संबंधित अन्य तथ्यों की। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की पृष्ठभूमि से। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम वर्ष 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के नाम से स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसे संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सबसे पहले वर्ष 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के नाम से हमने संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यहां से प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात करी गई थी। तब आपको आंसर करना है भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1926 में किस कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तब आपको आंसर करना है ली कमीशन। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं इसका नाम बदलकर हमने संघ लोक सेवा आयोग कर दिया। तो दोस्तों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कब किया?
संविधान लागू होने के साथ ही हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया। इसका संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से है और यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको यह तथ्य ध्यान रहेंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं परिचय पर। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जिसके द्वारा अखिल भारतीय सेवा सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है एवं संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी कौन सी है, तब आपको यूपीएससी पर टिक करना है। दोस्तों, यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज और अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती करता है जिसमें ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की सेवाएं शामिल हैं। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है। एक विकल्प हो सकता है स्वतंत्र निकाय है, दूसरा विकल्प होगा संवैधानिक निकाय है, तीसरा विकल्प होगा स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है, चौथा विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको तीसरे विकल्प स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय पर टिक करना होगा। दोस्तों, यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत किया गया है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, बार बार तथ्यों को रिपीट करने का हमारा उद्देश्य है कि आपको वीडियो के माध्यम से ही तथ्य आपके एग्जाम तक ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है और ध्यान से सारे तथ्यों को सुनना है। अब हम चर्चा करते हैं नियुक्ति एवं कार्यकाल की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है, एवं आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अनुच्छेदों से संबंधित एवं चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तब आपको इनमें से किसी नहीं या कोई नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करना है क्योंकि संविधान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त हो। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दोस्तों, पुनर्नियुक्ति का तात्पर्य है उस पद पर फिर से उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। इन्होंने अपना कार्यभार 5 अप्रैल 2022 से संभाला है। दोस्तों, इनकी प्रमुख पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक। दोस्तों, एक बार हम पुनर्नियुक्ति एवं कार्यकाल की फिर से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हमने यह बात भी करी थी कि संविधान में यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इनकी नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है
कि यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हों। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण कर लेता है तब वह उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दोस्तों, समाचार के पन्नों में हमने चर्चा करी थी कि वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं यूपीएससी के, जिन्होंने 5 अप्रैल 2022 से अपना कार्यभार संभाला था। और दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी की पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक, आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं यूपीएससी की संरचना की, जिसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। दोस्तों, यदि आप हमारा यह वीडियो तब देखते हैं जब यूपीएससी के अध्यक्ष परिवर्तित हो जाते हैं, तब आपके लिए यह जानकारी अपडेट करनी होगी। दोस्तों, हमने बात करी संरचना की, इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं एवं यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। एग्जाम हेल्प की यदि हम बात करें तो दोस्तों, पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यदि हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं सेवा शर्तों की, तो दोस्तों, राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण करता है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपये और सदस्यों को 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने चर्चा करी आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, अर्थात अलाभकारी संशोधन नहीं किया जाएगा। आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से दिया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2,50,000 रुपये एवं सदस्यों को 2,25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं त्यागपत्र एवं पद निष्कासन की। दोस्तों, यूपीएससी का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को इस आधार पर हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है, कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलिप्त है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण वह पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने देखा यूपीएससी का कोई सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हम किन आधारों पर हटा सकते हैं उनकी भी बात हमने करी, जो थे यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो,
अपने कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलिप्त पाया गया हो, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो। अब हम चर्चा करते हैं रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। दोस्तों, यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तब आपको आंसर करना होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति यूपीएससी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाता है। दोस्तों, यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद या पार्लियामेंट के समक्ष या संसद के पटल पर रखवाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प में संचित निधि की, कि आखिर संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, भारत की संचित निधि। दोस्तों, जिस तरह आम नागरिक अपने पैसे कहीं रखता है, उसी तरह सरकार भी अपने पैसे किसी खास जगह रखती है, उसे ही हम संचित निधि कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 266(1) भारत के लिए और भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। दोस्तों, कोई भी धन संचित निधि से बिना संसद की अनुमति से ना तो निकाला जा सकता है और ना ही जमा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। दोस्तों, संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करना, साक्षात्कार के माध्यम से, चयन द्वारा सीधी भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारी नियुक्त करना, सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन व संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर नियम बनाना, यूपीएससी से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वे सीधे राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी के कार्यों के बारे में हमने चर्चा की। इनके कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में है, जिनमें शामिल है संघ की सेवाओं के लिए नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करना। उदाहरण स्वरूप यूपीएससी सीएसई, यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी ईपीएफओ आदि। साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती करना, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से विभाग के अधिकारी नियुक्त करना, सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन और संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर नियम बनाना, यूपीएससी से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वे सीधे राष्ट्रपति द्वारा सरकार से सिफारिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाओं की। सिविल सेवा परीक्षा अर्थात सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई, भारतीय वन सेवा परीक्षा अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, नौसेना अकादमी परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भौगोलिक एवं भूवैज्ञानिक परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा। दोस्तों, इस प्रकार से परीक्षाएं यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती हैं। अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की। दोस्तों, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: आईएएस,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस अर्थात भारतीय वन सेवा। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा से। दोस्तों यह सेवा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। इसका प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों चयनित अभ्यर्थी राज्य और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं। नियुक्ति के पश्चात इन्हें अनुविभागीय मंडल और जिले में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों यहां पर अनुविभागीय मंडल कहने का मतलब है सब डिवीजन में। आपने सुना होगा एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जिले में एज अ डीएम या डिप्यूटी कलेक्टर। दोस्तों पदोन्नति के बाद इन्हें राज्य में विभागीय सचिव और केंद्र में कैबिनेट सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आईएएस के बारे में हमने चर्चा करी। यह केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। इनका प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में है। चयनित अभ्यर्थी राज्य और केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं। नियुक्ति के पश्चात इन्हें अनुविभागीय मंडल अर्थात सब डिवीजन और जिले में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आईएएस पदोन्नति के बाद इन्हें राज्य में विभागीय सचिव और केंद्र में कैबिनेट सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार की। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासनिक या प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए है। अब हम चर्चा करते हैं आईपीएस की। दोस्तों यह सेवा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका प्रशिक्षण संस्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों चयनित अभ्यर्थी को जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों जिला पुलिस अधीक्षक से तात्पर्य सीएसपी से है, सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एएसपी के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आने वाले वीडियोस में यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी, एसीपी, इन सभी में क्या अंतर समानताएं हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी एक ही रैंक के ऑफिसर्स हैं, बस इनके कार्य एवं स्थान के आधार पर इनके नाम में अंतर है। दोस्तों पदोन्नति के बाद पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक और महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों पुलिस अधीक्षक का तात्पर्य एसपी, जिसे हम कप्तान भी कहते हैं। उप महानिरीक्षक से मतलब है डीआईजी अर्थात डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल के रूप में चयनित अभ्यर्थियों की पदोन्नति के बाद नियुक्ति की जाती है। आपको यह सारी बातें ध्यान रखनी है। दोस्तों यहां पर यह पेज फिर से रिपीट हो गया है। अब हम बात करते हैं तीसरी अखिल भारतीय सेवा आईएफओएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा की। दोस्तों यह सेवा भारतीय वन मंत्रालय के अधीन है। भारतीय वन सेवा का सृजन भारतीय संसद द्वारा 1966 में किया गया। इसका प्रशिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चयनित अभ्यर्थी को प्रारंभिक पद के रूप में
सहायक वन संरक्षण में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। कोठारी समिति 1976, इस समिति ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 3 चरणों अर्थात प्री, मेंस और इंटरव्यू में कराने की सिफारिश की थी। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों की। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण संस्थान पटियाला, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पटियाला, राष्ट्रीय राजस्व प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ज्ञान की बात की हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं संविधान में वर्णित यूपीएससी से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 315 की, जिसमें कहा गया है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 315(2) में संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 316, इसमें सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात करी गई है। अनुच्छेद 317, इसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी की बात की गई है। अनुच्छेद 318, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 318 से संबंधित है। अनुच्छेद 319, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर भी पद पर बने रहने पर रोक की बात अनुच्छेद 319 में की गई है। अनुच्छेद 320, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 321, इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति की बात करी गई है। अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोग के खर्चा की चर्चा। अनुच्छेद 323, इसमें प्रतिवेदन की बात की गई है। हमने बात की थी यूपीएससी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की बात हम अलग सेगमेंट में करेंगे। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं आयोग के अध्यक्षों की सूची की। दोस्तों एक तरफ अध्यक्ष का नाम, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल दिया गया है। आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है। दोस्तों यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोसबाकर थे, कार्यकाल 1926 से 1932। फिर सर डेविड पेट्री 1932 से 1936। सर आयरे गार्डन 1937 से 1942। सर FW रॉबर्टसन 1942 से 1947। श्री HK कृपलानी 1947 से 1949। दोस्तों आज़ादी के समय यूपीएससी के अध्यक्ष श्री HK कृपलानी 1947 से 1949। फिर श्री RN बनर्जी 1949 से 1955। फिर श्री N गोविंदराजन 1955 से 1955। फिर श्री VS हेजमाडी 1955 से 1961। श्री VN झा 1961 से 1967। श्री KR दामले 1967 से 1971। श्री RCS सरकार 1971 से 1973। डॉक्टर AR किदवई
1973 से 1979, डॉक्टर M.L. शहारे 1979 से 1985, डॉक्टर H.K.L. कपूर 1985 से 1990, श्री J.P. गुप्ता 1990 से 1992, श्रीमती R.M. मैथ्यू अर्थात रोज विलियन मैथ्यू 1992 से 1996। दोस्तों यह यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। फिर श्री S.J.S. चटवाल 1996 से 1996, फिर श्री J.M. कुरैशी 1996 से 1998, श्री सुरेंद्र नाथ 1998 से 2002, श्री P.C. होता 2002 से 2003, श्री माता प्रसाद 2003 से 2005, डॉक्टर S.R. हाशिम 2005 से 2006, श्री गुरबचन जगत 2006 से 7, श्री सुवीर दत्ता 2007 से 8, प्रोफेसर D.P. अग्रवाल 2008 से 14, श्रीमती रजनी राजादान 2014 से 2014। दोस्तों अब लास्ट के आप सारे अध्यक्ष याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से अध्यक्ष या कौन से व्यक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो आप लास्ट 7-8 लोगों के नाम याद रख सकते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे वह याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे वह भी याद रख सकते हैं। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी वह भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों श्री दीपक गुप्ता 2014 से 16, श्रीमती अलका सिरोही 2016 से 17, प्रोफेसर डेविड आर सिमलेह 2017 से 18, विनय मित्तल 2018 से 18, अरविंद सक्सेना 2018 से 20, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी 2020 से 22 एवं डॉक्टर मनोज सोनी 5 अप्रैल 2022 से अब तक। अब हम चर्चा करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 316(1) का के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तब आपको आंसर करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो आपको आंसर करना है 316(1) का। किसे नियुक्त करते हैं, तो यूपीएससी के किसी भी मेंबर को। अब हम चर्चा करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कहने का मतलब है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं कर पा रहा हो, तब ऐसी स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों कार्यवाहक अध्यक्ष तब कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त नहीं हो जाता। अब हम चर्चा करते हैं एग्जाम हेल्प की। दोस्तों यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रासबारकर थे। यूपीएससी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष H.K. कृपलानी जी थे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 311 की। दोस्तों भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णन करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 311। दोस्तों यह सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह सिविल सेवकों के खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का मौका देता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 311(1) की। दोस्तों इस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत सरकार अर्थात संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसे केवल उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है।
दोस्तों हमें इन तीनों अनुच्छेदों को याद रखना है। तीसरा अनुच्छेद है 311(2). दोस्तों उस व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, उसे अपने तर्क के पक्ष को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम तीनों अनुच्छेदों को ध्यान रखते हैं एवं रिवाइज करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 311 भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णन करता है। दोस्तों यह सिविल सेवकों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह सिविल सेवकों के खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का मौका प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 311(1) की। दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत सरकार अर्थात संघ या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसे केवल उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसे उसे नियुक्त किया गया है या जिसने उसे नियुक्त किया है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के द्वारा नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उन अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उनके लिए हटाया भी राज्यपाल द्वारा ही जाएगा। यह बात करता है अनुच्छेद 311(1). अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 311(2) की फिर से। दोस्तों उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ हमने मामला दायर किया हुआ है, आरोप लगाया हुआ है, उसके खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में उसे सूचित किया जाएगा, साथ ही साथ उसे अपने तर्क के पक्ष को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अन्य संबंधित तथ्यों की, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ली आयोग की सिफारिश पर प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग FPSC अर्थात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 315 के तहत 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। दोस्तों सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है एवं हमने 3 अखिल भारतीय सेवाओं की बात करी जो कि भारत में है IAS, IPS एवं IFOS या IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दोस्तों सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। एवं पहली बार भारत में सिविल सेवा की परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई थी दोस्तों? हमने बात करी 1922 में। दोस्तों संबंधित तथ्यों में हमने देखा ली आयोग की सिफारिश पर प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग अर्थात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC कर दिया गया। दोस्तों भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 315 के तहत 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार पटेल को कहा जाता है। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी और यह वर्ष 1922 में आयोजित की गई थी। दोस्तों अब हम देखते हैं UPSC एवं MPPSC का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों यहाँ पर एक तरफ आधार, फिर संघ लोक सेवा आयोग, फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कॉलम बने हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गठन से। दोस्तों UPSC का गठन 1926 में हुआ। किसकी सिफारिश पर? ली कमीशन की सिफारिश पर। एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ।
संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो दोनों के लिए एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315। मुख्यालय यूपीएससी का नई दिल्ली में, एमपीपीएससी का इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। संरचना दोस्तों, यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से एमपीपीएससी में एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। यदि हम वर्तमान संरचना की बात करें तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष है प्लस 10 अन्य सदस्य हैं। एमपीपीएससी में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। कार्यकाल की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, एवं एमपीपीएससी में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 65 वर्ष एवं 62 वर्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीएससी में कार्यकाल 665 एवं एमपीपीएससी में कार्यकाल 662 है। नियुक्ति दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जबकि एमपीपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को शपथ यूपीएससी में राष्ट्रपति दिलवाता है, एमपीपीएससी में राज्यपाल दिलवाता है। प्रमुख कार्यों की बात करें तो यूपीएससी केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाती है एवं एमपीपीएससी राज्य सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। हटाने के अधिकार की बात करें तो यूपीएससी में राष्ट्रपति एवं एमपीपीएससी में भी राष्ट्रपति। दोस्तों हमें यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी राष्ट्रपति हटाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एवं एमपीपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटाते हैं, ना कि राज्यपाल। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के सर रासबारकर, एमपीपीएससी के डीवी रेंगे। वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी, एमपीपीएससी के राजेश लाल मेहरा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने यूपीएससी के बारे में संपूर्णता के साथ चर्चा करी। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करते हैं तो आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। दोस्तों शेयर जरूर करिए आप हमारे वीडियोस को, ताकि और भी विद्यार्थी हमारी इन वीडियोस का लाभ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ले पाएँ। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ग्रुप्स में हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। आप लोग यदि इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है। आप वहां से पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।